अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग ठीक हैं? आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रगड़ या फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रगड़ या फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं, फ्रिक्शन के असल में है क्या, इसकी तारीफ क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, किन अल्फाज में हम इसको बयान कर सकते हैं। तो रगड़ बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज़ है जो मोशन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करती है। हमें जो है चीज़ों के ऊपर, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर चल रही होती है तो उसके चलने में ये मज़ाहमत पेश करती है। तो हम इसकी तारीफ़ यूँ करेंगे कि वो क़ुव्वत जो दो सतहों के दरमियान हरकत के खिलाफ मुज़ाहमत करे, फ्रिक्शन या रगड़ कहलाती है। ये जो है इसकी बुनियादी तौर पर तारीफ़ है जो हम रगड़ की तारीफ़ करते हैं कि दो सतहों के दरमियान अगर मोशन हो रही है, अगर हरकत हो रही है, तो उस हरकत के दौरान जो मुज़ाहमत पेश करेगी उसको हम कहेंगे कि ये रगड़ की क़ुव्वत है या ये फ्रिक्शन है। असल में होता ये है कि जब कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ की सतह के ऊपर हरकत कर रही होती है तो उसकी हरकत के ख़िलाफ़ जो है उसकी जो सतहें होती हैं वो बज़ाहिर दिखने में हमें बहुत नरम मुलायम महसूस होती हैं, बज़ाहिर दिखने में बहुत हमवार लगती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको देखने में बहुत हमवार लग रहा होगा कि ये बिल्कुल स्मूथ है, सॉफ्ट है, इसके दरमियान कोई भी जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम इसको खुर्दबीन में देखते हैं और खुर्दबीन में बहुत अच्छी पावरफुल माइक्रोस्कोप की तरह से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी सतह के ऊपर कुछ इस तरह की जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जो ऊपर नीचे नशेब व फराज जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसकी सतह के ऊपर जब एक दूसरी सतह को, जो कि फ़र्ज़ कर लें इस तरह की है, इस दूसरी चीज़ को जब हम इसके ऊपर रगड़ते हैं, स्लाइड करते हैं, आगे की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये ब्लॉक फ़र्ज़ कर लें इस तरफ हरकत कर रहा है, तो हरकत के दौरान क्या होता है कि इसका ये किनारा यहाँ पर फंस जाते हैं। इसके जो नशेब व फराज होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो किनारे आकर एक दूसरे के दरमियान फंस जाते हैं, और जब ये किनारे एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं तो एक फ़ोर्स जो है वो बैक साइड, पीछे की तरफ एक फ़ोर्स अमल करती है। ये देखें, ये पीछे की तरफ एक फ़ोर्स अमल कर रही है। इस फ़ोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं और ये हरकत में जो है वो मज़ाहमत पेश करती है। हम फ़ोर्स इस सिम्त में लगा रहे हैं, इसको इस सिम्त में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये फ्रिक्शन जो है ये इसको वापस पीछे की तरफ खींचती है और इसे आगे की तरफ जो है वो सही तरीके के साथ हरकत नहीं करने देती। तो इस तारीफ़ की मुनासिबत से हम देखें तो वो क़ुव्वत जो दो सतहों के दरमियान हरकत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पेश करती है, रुकावट पेश करती है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये दो सतहें हैं, बज़ाहिर बिल्कुल स्मूथ नज़र आने वाली सतहें, बज़ाहिर बिल्कुल नरम मुलायम नज़र आने वाली सतहों को भी अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, खुर्दबीन के अंदर देखेंगे, तो उनकी सतहें नरम और मुलायम नहीं होंगी, बल्कि उसके अंदर उभार होंगे, और ये उभार के ऊपर जब हम किसी दूसरी सतह को हरकत देंगे तो उसकी हरकत के दौरान जो है वो क्या होगा कि वो जो ऊपर नीचे नशेब व फराज होंगे वो एक दूसरे के साथ फंस जाएंगे, और इसके फंसने के बाद जो है उसकी हरकत में रुकावट पेश आएगी। इस रुकावट को, इस मुज़ाहमत को हम रगड़ कहेंगे या फ्रिक्शन की जो है वो क़ुव्वत कहेंगे। फ्रिक्शन की बहुत सारी अक़साम हैं, तो हम सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि साकिन फ्रिक्शन क्या होती है और साकिन फ्रिक्शन क्या है, इसकी अलामत क्या है।
सबसे पहले नंबर 1 पे हम देखेंगे साकिन फ्रिक्शन। साकिन फ्रिक्शन को इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है इसके बारे में देखते हैं। वो फ्रिक्शन जो अजसाम में हालत सुकून के वक्त होती है, इसके नाम से आपको पता चलेगा। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, साकिन मतलब रुका हुआ, यानी वो फ्रिक्शन जो रुकी हुई हालत में होगी, जो खड़ी हुई हालत में होगी, उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि यानी हरकत से पहले जो फ्रिक्शन होगी उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। फर्ज कर लें हमारे पास एक जिस्म है, ये फर्ज कर लें ये है एक जिस्म है, ये एक हमवार सतह के ऊपर पड़ा हुआ है और हमवार सतह पर पड़ा है। इसका जो वेट है, ये वेट है, इसका वेट इसका W के बराबर है, यानी वेट इसका W है। ये टेबल के ऊपर, जिस भी टेबल के ऊपर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स अमल कर रही है, क्योंकि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। हमने न्यूटन के तीसरे कानून में पढ़ा था। ये अपने वेट की वजह से नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो रिएक्शन होगा टेबल का वो ऊपर की जानिब होगा और इसे ऊपर की तरफ धकेलेगा। अभी हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाई और वो फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं इसको हरकत देने के लिए आगे की सिमत में इसको हरकत देने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं। अभी फोर्स क्या करती है कि इसमें हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि हम जैसे जैसे हरकत ज़्यादा करते जाते हैं, पहले हम इसको हरकत दे रहे हैं, जैसे फ़र्ज कर लें ये मार्कर है, मार्कर को मैं हरकत देने की कोशिश कर रहा हूँ, आसानी के साथ हरकत नहीं हो रही, फिर मैं हरकत की कीमत को, जो फोर्स है, फोर्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जा रहा हूँ। अभी यहाँ से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं फोर्स को ज़्यादा कर रहा हूँ इसके अंदर मज़ाहमत भी ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे फोर्स को ज़्यादा करता जाता हूँ इसके अंदर मज़ाहमत भी ज़्यादा होती जाती है। और क्या करते हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी पीछे की जानिब होगी, ये इसको पीछे की जानिब हरकत करेगा, यानी इसको पीछे की जानिब इसकी सतहों और इनके दरमियान जो है जो फ्रिक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी और इसमें हरकत अभी तक भी पैदा नहीं हो रही है, इसमें हरकत अभी तक भी पैदा नहीं हुई। फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही है, फोर्स इसके ऊपर लग रही है, लेकिन इसमें हरकत पैदा नहीं हो रही। जब तक इसके अंदर हरकत पैदा नहीं होगी वो फ्रिक्शन जो इसमें इस वक्त मौजूद है उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो अलामत है इसको हम Fs कहते हैं। F और S के ज़रिए इसको ज़ाहिर किया जाता है। अभी हम देखते हैं, थोड़ी सी इसकी तारीफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि वो फ्रिक्शन या वो रगड़ की कुव्वत, वो फ्रिक्शन जो जिस्म में हरकत से कबल हो, जो जिस्म में हरकत से पहले पाई जाए साकिन फ्रिक्शन कहलाती है। साकिन फ्रिक्शन कहलाती है। ये हमने इसकी तारीफ कर दी अपने अल्फाज में। फिर हमने देखा कि इसकी जो अलामत है वो है Fs यानी F से मतलब फ्रिक्शन, S से मतलब स्टैटिक या साकिन, तो इसकी जो अलामत है वो S है। फिर हमने ये देखा है कि जितनी ये R की कीमत ज़्यादा होगी या जितना ये W ज़्यादा होगी, W की कीमत ज़्यादा होगी तो R की कीमत ज़्यादा होगी, उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुर्सी पड़ी हुई है, कुर्सी को आप धक्का देते हैं, आप इजीली उसको धक्का दे देंगे और आप उसको आगे कर लेंगे। लेकिन अगर कुर्सी की जगह आपके पास एक बहुत बड़ी अलमारी है जिसमें कपड़े पड़े हुए हैं और बहुत सारा सामान भरा हुआ है, आप उसको धक्का देने की कोशिश करेंगे, आप उसको धक्का आसानी से नहीं दे सकेंगे। जैसे एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, गाड़ी है, गाड़ी को आप धक्का देंगे, आप एक आदमी है, छोटी गाड़ी है, आप उसको धक्का दे लेंगे, आसानी के साथ मूव कर लेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर वही ट्रॉलर है बड़ा,
बड़ा ट्रॉलर है और वो सामान से भरा भी हुआ है, अगर आप उसको कोशिश करेंगे हिलाने की तो आप उसको कभी भी नहीं हिला सकेंगे। एक आदमी कभी भी उसको हरकत नहीं दे सकेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसका वज़न ज़्यादा है। गाड़ी का वज़न कम है, आप उसको आसानी के साथ धक्का दे लेते हैं। ट्रॉलर का वज़न ज़्यादा है, आप उसको आसानी के साथ धक्का नहीं दे सकते। अभी आप देखें, जितनी W ज़्यादा होगा उतना ही रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, R की कीमत भी ज़्यादा होगी। जितनी R की कीमत ज़्यादा होगी उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स की कीमत भी ज़्यादा है। यानी ट्रॉलर को आप जब धक्का दे रहे हैं, ट्रॉलर को आप आसानी के साथ मूव नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि उसकी बैक साइड के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स भी ज़्यादा है। और गाड़ी की स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स भी कम है, क्योंकि उसका जो वज़न है वो कम है। वज़न कम होने की वजह से उसका रिएक्शन कम है और आप उसको आसानी के साथ हरकत दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हिसाबी शक्ल में कैसे लिखेंगे? Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, यानी जितनी R की कीमत ज़्यादा होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। अभी हम क्या करते हैं कि हम इस निस्बत की अलामत को जो हमने यहाँ पर लिखी है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, या निस्बत की अलामत जो है इसको हम कहते हैं। अगर हम इसको ख़त्म करके बराबर का निशान लगाना चाहेंगे, Fs बराबर है, तो हमें क्या चीज़ लगानी लाजमी है? क्या चीज़ लगानी ज़रूरी है? यूनिट। जी बिल्कुल सही है, हमें इसके लिए एक कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है, और वो कांस्टेंट जो हम यहाँ पे लगाएंगे उससे हम कहेंगे म्यू एस। उसको हम इस्तेमाल, जो उसके लिए नाम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं म्यू, और इसको ये यू की शक्ल का ही होता है, इसको म्यू कहते हैं। ये अलामत जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, Fs बराबर है म्यू एस ज़रबे आर। अभी हम इस म्यू एस का यूनिट निकालेंगे कि इसका यूनिट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये यहाँ ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। Fs बराबर है म्यू एस ज़रबे आर। म्यू एस को यहीं रहने देते हैं, Fs को यहाँ पर, ये R यहाँ ज़रब खा रहा है, यहाँ पर आ जाएगा। F का ये जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, R का यूनिट भी न्यूटन है, इसलिए हम देखते हैं ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। तो अगर दो चीज़ों के दरमियान निस्बत है तो उसका कभी भी यूनिट जो है वो नहीं होता है। तो ये जो म्यू एस है, या इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। इसके लिए जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। तो ये जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता। दूसरी बात, हम जानते हैं कि ये R और ये W जो है दोनों बराबर हैं, यानी W बराबर है R बराबर है mg। तो यहाँ पर हम R की जगह ये mg लिख दें तो ये फार्मूला बन जाता है Fs बराबर है म्यू एस mg। ये जो है रिलेशन बन जाती है, ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, या साकिन जो है वो फ्रिक्शन का, कि साकिन फ्रिक्शन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, अगर हम उसे किसी फार्मूले में से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो मसावात बनती है वो ये मसावात बनती है, और उस मसावात को हम इस्तेमाल करते हुए हम आसानी के साथ जो है किसी भी जिस्म की स्टैटिक फ्रिक्शन को मालूम कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी फ्रिक्शन को जानते हैं, दूसरी फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं, जो कि है इंतहाई फ्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं इंतहाई फ्रिक्शन। और वो हम देखेंगे यहाँ पर इंतहाई फ्रिक्शन, या इसको कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन, Fs मैक्स। इसके लिए जो अलामत हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं कि हरकत से पहले फ्रिक्शन की
ज़्यादा से ज़्यादा या इंतहाई कीमत, इंतहाई फ्रिक्शन कहलाते हैं, इंतहाई फ्रिक्शन कहलाती है। यानी हरकत अभी स्टार्ट नहीं हुई है, हरकत अभी मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुई है, तो उस हरकत से पहले जो उस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होगी, उस ज़्यादा से ज़्यादा कीमत को हम फ्रिक्शन कहेंगे, इंतहाई फ्रिक्शन कहेंगे। इसको हम सिंपली जो है वो F के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। इसकी जो अलामत है, अलामत हम देखते हैं, इसकी अलामत F है, और इसको एक रिलेशन के ज़रिए हम ज़ाहिर करते हैं जो कि बराबर है F बराबर है M के R। ये क्या है? इसको हम कहते हैं इंतहाई फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, और ये R तो आप जानते हैं कि R है क्या। फ़र्ज़ कर लें हम एक मिसाल, वही ब्लॉक की मिसाल लेते हैं कि ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है, और फोर्स के नतीजे में जो है क्या होता है कि इसकी बैक साइड के ऊपर इसकी ये फ्रिक्शन की फोर्स अमल करती है, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये वो फोर्स है जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, इसका वज़न W नीचे की जानिब है और इसका रिएक्शन जो है वो R ऊपर की जानिब है। अभी क्या करते हैं कि जब ये ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई जाती है इसको आगे धक्का देने के लिए, तो इसकी बैक साइड के ऊपर इसकी मुखालिफ सिमत में जो है एक और फोर्स अमल कर रही है जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और ये इसको हरकत नहीं दे रही। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम कीमत होगी, जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होगी, उसको हम इंतहाई फ्रिक्शन कहेंगे। और इंतहाई फ्रिक्शन किस चीज़ के बराबर होगी? इंतहाई फ्रिक्शन R यानी उसके वेट और इंतहाई फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट के हासिल ज़रब के बराबर होगी। ये जो फ्रिक्शन होगी इंतहाई फ्रिक्शन, ये इंतहाई फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट और जो R की कीमत होगी, जो इसका रिएक्शन है, W का जो रिएक्शन है, उसकी हासिल ज़रब के बराबर होगी। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को ज़रब दे दें, तो हमें इंतहाई फ्रिक्शन की कीमत हासिल हो जाएगी, और वो इंतहाई फ्रिक्शन की कीमत इन दोनों के हासिल ज़रब के बराबर होगी। आगे हम बढ़ते हैं और तीसरी किस्म की फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और उस तीसरी किस्म की फ्रिक्शन को हम कहते हैं, इंतहाई फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। इंतहाई फ्रिक्शन के लिए जो इंग्लिश में नाम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं हरकी फ्रिक्शन, या कहते हैं इसको काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की सबसे पहले हम तारीफ बयान करेंगे, और तारीफ इसकी कुछ यूं है कि वो फ्रिक्शन जो हरकत के दौरान अमल करे हरकी फ्रिक्शन कहलाती है। और हरकी फ्रिक्शन के लिए जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अलामत इस्तेमाल हम करते हैं FK। इसके लिए जो हरकत के लिए जो अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं वो FK। दोबारा आते हैं, उसी ब्लॉक की हम एग्जांपल लेते हैं, और इस ब्लॉक के ऊपर क्या है कि फोर्स अमल कर रही है, और फोर्स के नतीजे में इसके अंदर अभी हरकत पैदा हो रही है, एक्सेलरेशन जो है वो इसके अंदर पैदा हो रहा है। अभी जब ये इस सतह के ऊपर जा रही है, हरकत कर रही है, आगे की तरफ स्लाइड कर रही है, तब भी इसके अंदर फ्रिक्शन पाई जाएगी, और उस फ्रिक्शन को हम कहेंगे कि ये फ्रिक्शन जो है ये FK के बराबर है। और इस FK की वजह से जो है जब ये हरकत कर रहा है तब भी इसके अंदर जो है ये मज़ाहमत पेश कर रही है, तब भी इसे आसानी के साथ ये आगे जाने नहीं दे रही है। तो उस हरकत के दौरान जो मज़ाहमत होगी
उस हरकत की मज़ाहमत को हम एफ के कहेंगे, और इसकी कीमत जो इसके अंदर फोर्स है वो ये होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स का कुछ हिस्सा तो इसको काबू पाने के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें रुकावट पेश कर रही होगी, इसको आगे जाने नहीं दे रही होगी। तो अगर हम इस F में से माइनस कर दें F के, तो हमें वो फोर्स हासिल होगी जो इसमें एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, इस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। अगर इस फोर्स की कीमत जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो जिस्म किससे हरकत करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करेगा। जिस्म के अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही इसकी कीमत फोर्स की कीमत ज़्यादा हो जाएगी एफ के की कीमत से, यानी फोर्स की कीमत ज़्यादा हो जाएगी, एफ के की कीमत से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस सूरत में इसमें एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होगा, और ये जिस्म जो है वो एक्सेलरेशन के साथ आगे हरकत करना शुरू कर देगा। तो ये इंतहाई फोर्स के बारे में या जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा है। अभी इसको हिसाबी शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं, इसी मिसाल को देखते हैं कि इस जिस्म का जो है वो अपना वज़न है, और इस वज़न की वजह से ये नीचे की तरफ जाता है, और ये रिएक्शन जो है इसका आर है, और ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर इस सिम्त में पैदा हो रही है इसको हम एफ के साथ लिखते हैं। हिसाबी शक्ल में हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि एफ के रास्त मुतनासिब है आर के, जितनी आर की कीमत ज़्यादा होगी उतनी ही इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की कीमत भी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने पहले मिसाल दी थोड़ी देर पहले कि अगर ट्रॉलर हरकत कर रहा है तो ट्रॉलर की फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ट्रॉलर की जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी, और अगर गाड़ी है तो गाड़ी की जो फ्रिक्शन होगी काइनेटिक फ्रिक्शन वो ट्रॉलर की निस्बत जो है वो कम होगी। तो जितनी ज़्यादा आर की कीमत बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा वज़न बढ़ाते जाएंगे, उसकी काइनेटिक फ्रिक्शन की कीमत भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा वेट बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आर बढ़ता जाएगा, और उतनी ही उसकी ज़्यादा कीमत होती जाएगी। तो एफ के इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करके हम बराबर का साइन लगाएंगे, और इसके साथ हमें क्या लगाना लाजमी है, एक कांस्टेंट लगाना लाजमी है, और वो कांस्टेंट हम आर लगाएंगे, के लगाएंगे, म्यू के लगाएंगे, और ये फार्मूला हमारे पास यूं बन जाता है। अभी हमें मालूम है कि आर बराबर है डब्ल्यू बराबर है एम जी, तो यहाँ पर हम एम जी भी लिख सकते हैं, एफ के बराबर है म्यू के एम जी, ये भी इसकी एक अलामत बन जाती है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या मुतहर्रिक या हरकी फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ हरकी फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, हरकी फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये चीज़ें जो है हम यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करके इसे आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अभी आते हैं हम इसके चंद फ़वाइद और नुकसानात की तरफ, और देखते हैं कि इस हरकत, ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के आया फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं फ्रिक्शन के फ़वाइद, कि फ्रिक्शन के फ़वाइद क्या हैं। फ्रिक्शन के फ़वाइद, फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन पर चल सकते हैं। अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो हम कभी भी ज़मीन के ऊपर नहीं चल सकते थे। हम ज़मीन की सतह और हमारे बूट के दरमियान रगड़ पैदा होती है, और इस रगड़ की वजह से जो है हम आसानी के साथ ज़मीन पर चल सकते हैं। अगर ये रगड़ ना होती तो कोई भी चीज़ ना ज़मीन पर चल सकती थी, ना वो गाड़ी चल सकती थी, ना कोई और चीज़ जो है वो ज़मीन के ऊपर चल सकती थी, ना आप किसी चीज़ को स्लाइड कर सकते थे ज़मीन के ऊपर। तो इसी की वजह से जो है हम ज़मीन के ऊपर चल सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं
कि गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी की ब्रेक जो अमल करते हैं, जब गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगाई जाती है तो क्या होता है कि टायर और सड़क के दरमियान रगड़ की कुव्वत पैदा होने की वजह से वो गाड़ी रुक जाती है। अगर ये रगड़ की कुव्वत ना हो तो गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। फिर हम देखते हैं कि नट बोल्ट वगैरह जो है, हम स्क्रू टाइट करते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं, इस दीवार के अंदर जो है वो कील हम ठोक लेते हैं, वो किसकी वजह से है? वो फ्रिक्शन की वजह से है। अगर दीवार और कील के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो कभी भी आप दीवार के अंदर कील जो है वो नहीं ठोक सकेंगे। अगर नट बोल्ट के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो कभी भी नट और बोल्ट को आप टाइट जो है वो नहीं कर सकते हैं, कभी भी पुर्जे टाइट नहीं कर सकते। अगर पुर्जे टाइट नहीं होंगे तो आप सोचें कि दुनिया में कोई चीज़ भी यहाँ पर मुमकिन नहीं होगी, ना गाड़ी होगी, ना कोई चलने वाली चीज़ होगी, ना कैमरा होगा, ना मोबाइल होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी। ये तमाम चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं नट बोल्ट का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो अगर ये नट बोल्ट ही नहीं होगा, टाइट ही नहीं होगी कोई चीज़, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाना मुश्किल हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम कील के साथ जोड़ लेते हैं, कीलों के साथ जोड़ लेते हैं, नट बोल्ट के साथ जोड़ लेते हैं, और इसकी यही वजह है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़े इसके नुकसानात भी देखते हैं। अगर इसके फ़वाइद हैं तो चंद जो हैं वो इसके नुकसानात भी हैं, इसके नुकसानात भी काफ़ी हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि जो गाड़ियों के मशीनों के पुर्जे हैं वो रगड़ खाते जाते हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं। जैसे गाड़ियों के पुर्जे हैं, मशीन के पुर्जे हैं, दूसरी मशीनों के पुर्जे हैं, जब ये आपस में चल रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं। तो इस रगड़ खाने की वजह से वो पुर्जे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाते हैं, और जब ये पुर्जे घिसते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। फिर हमें इन पुर्जों को रिप्लेस करना पड़ता है, नए पुर्जे उसकी जगह डालने पड़ते हैं, हमारा इससे नुकसान होता है। दूसरा ये है कि जो गाड़ियों के टायर होते हैं, थोड़े थोड़े अरसे के बाद गाड़ियों के टायर जो है वो हमें तब्दील करने पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ियों के टायर और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन होती है। तो हम जो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो टायर आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाते हैं, घिसते रहते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। जब ख़राब हो जाते हैं तो हमें वो टायर जो हैं वो तब्दील करना पड़ते हैं। इसी तरीके के साथ हम जब ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन पर चलने की वजह से हमारी जूतियाँ जो हैं वो जूतियों के तलवे जो हैं वो घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और टूट जाते हैं। हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं हवा की फ्रिक्शन की वजह से, हवा और चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से, एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से ये कपड़े जो हैं ये ख़राब हो जाते हैं। ये फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात ये है कि जो घर के जो बाहर पेंट वगैरह होता है वो भी बाज़ औक़ात उसमें जब हवा वगैरह की फ्रिक्शन होती है रेतीले इलाकों में, तो वहाँ का जो कलर पेंट वगैरह होता है वो बहुत जल्दी इस फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब रगड़ खाते हैं मुख्तलिफ़ पुर्जे इंजन के या मुख्तलिफ़ मशीनों के पुर्जे जब एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं तो उस रगड़ खाने की वजह से उनमें हरारत पैदा होती है, और हरारत पैदा होती है तो बाज़ औक़ात ये हरारत बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस हरारत की वजह से मशीन को जो है वो नुकसान पहुंचता है। तो ये जो है इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और दूसरा जो हम इसका नुकसान ही देखते हैं कि फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पर काबू पाने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है, एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए। क्योंकि जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, गाड़ी में जो है जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है, और उस फ्रिक्शन को गाड़ी को रोकने के लिए फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए वो जो फ्रिक्शन है उसे दूर करने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया होता है। गाड़ी को फोर्स लगानी पड़ती है रुकने के लिए, और फिर दोबारा गाड़ी स्टार्ट होती है, आगे जाती है। तो इस दौरान क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से बहुत फ्यूल जो है वो ज़ाया होता है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जो मशीनों के अंदर जब ये दर्जा हरारत बढ़ जाता है या टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो इस टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से भी हरारत का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब गाड़ी चल रही होती है तो पेट्रोल जब जल रहा होता है तो उसकी वजह से हरारत पैदा होती है।
तो इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है उसका भी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो उसको ठंडा करने में, उस इंजन को जो है दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए, नॉर्मल दर्जा हरारत पर लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो एनर्जी का ज़ाया हो जाता है। अभी आखिर में हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन के दौरान। यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं साकिन फ्रिक्शन ले लेते हैं, और साकिन फ्रिक्शन की जो अलामत है वो एफ एस है। यहाँ पर हम वो कुव्वत ले लेते हैं जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो साथ ही में हम एक मिसाल ले लेते हैं ब्लॉक की, कि ये ब्लॉक जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक एक सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की कीमत F है, और क्या है कि यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इसके दरमियान पैदा हो रही है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, और उसकी कीमत जो है वो S है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसकी कीमत को बढ़ाते हैं, फोर्स को बढ़ाते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करेंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि ये हरकत नहीं करेगा, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की कीमत भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से हम फोर्स बढ़ाएंगे, यहाँ से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो साकिन फ्रिक्शन है, वो भी कोशिश करेगी कि किसी तरीके के साथ मैं जो है इसको आगे जाने की कोशिश करूँ, इससे मज़ीद रोकूँ। यहाँ से हम फोर्स ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यहाँ से जो ये एफ एस की कीमत है, जो साकिन फ्रिक्शन की कीमत है, ये बढ़ती जाएगी, और ये कीमत बढ़ती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाती है। एक टाइम आता है जहाँ पर इसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं इंतहाई फ्रिक्शन, और इसको F के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। फिर क्या होता है कि इस जिस्म में, यहाँ तक इस जिस्म में हरकत नहीं पैदा हो रही थी, Fs तक इस जिस्म में हरकत पैदा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता हरकत पैदा होना शुरू होती है। जब इसमें हरकत पैदा होना शुरू हो जाती है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन की कीमत थी, ये कम होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर आकर जो है ये फ्रिक्शन किस में तब्दील हो जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन में तब्दील हो जाती है, और ये जिस्म जो है ये हरकत करना शुरू कर देता है। यहाँ तक जो थी ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन थी, और नीचे आकर ये काइनेटिक फ्रिक्शन में तब्दील हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो Fs है इसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होती है Fk से, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होती है, और अगर ये है तो म्यू S की कीमत भी हमेशा ज़्यादा होती है म्यू K की निस्बत। स्टैटिक फ्रिक्शन की कीमत ज़्यादा होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की कीमत ज़्यादा होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की कीमत हमेशा कम होती है। दोबारा देखते हैं, जैसे जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ज़्यादा हो रही है, फोर्स ज़्यादा बढ़ानी शुरू कर दी है, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो है, यानी रगड़ की जो कुव्वत है, साकिन फ्रिक्शन की जो कीमत है, ये भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। जब इसकी कीमत मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हो जाती है, इसको हम इंतहाई फ्रिक्शन कहते हैं। हरकत से पहले फ्रिक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा या इंतहाई कीमत को फ्रिक्शन कहते हैं। ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है, इसमें इसके अंदर मोशन अभी तक पैदा नहीं हुई, इसमें हरकत अभी तक नहीं पैदा हुई, ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर हरकत पैदा होना शुरू हो जाती है। जब हम इसकी फोर्स को मज़ीद बढ़ाते हैं, इसके अंदर हरकत पैदा हो शुरू हो जाती है। जब हरकत पैदा होती है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन होती है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, या हरकी फ्रिक्शन कहते हैं। वो फ्रिक्शन जो हरकत के दौरान अमल करे, हरकी फ्रिक्शन कहलाती है। हरकत के दौरान ये हरकत कर रहा है, लेकिन तब भी इसके अंदर फ्रिक्शन है, और उस फ्रिक्शन को हम हरकी फ्रिक्शन कहते हैं, और इसकी वजह से ये हरकत करता है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ज़रा, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको देखते हैं। रगड़ की फ्रिक्शन वो कुव्वत जो दो सतहों के दरमियान हरकत के खिलाफ मज़ाहमत पेश करती है, उससे हम रगड़ कहते हैं या फ्रिक्शन कहते हैं। साकिन फ्रिक्शन वो होती है जो जिस्म में हरकत से
पहले पैदा होती है उसको हम साकिन फ्रिक्शन कहते हैं या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एफ के जरिए इसको जाहिर किया जाता है। इंतहाई फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको एफ के जरिए जाहिर किया जाता है। और ये हरकत से पहले की ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन है। हरकत से पहले की हरकत यहाँ पर आकर शुरू हो रही है, इस हरकत से पहले की जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होगी उसको इंतहाई फ्रिक्शन कहते हैं या उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और हरकी फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जो हरकत के दौरान अमल करे हरकी फ्रिक्शन कहलाती है। और इसकी कीमत जो है वो एफ के है। जब जिस्म हरकत करना शुरू कर देता है उस वक्त भी फ्रिक्शन होती है और इसको हम हरकी फ्रिक्शन कहते हैं और इसको एफ के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। फ्रिक्शन के फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ फ़ायदा देती है तो हम उसके नुकसान में भी ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं देते। तो ये आज का लेक्चर था फ्रिक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।